जय हिंद साथियों। आप सभी का रवि जीएस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमने ज्योग्राफी का वन लाइनर सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को चैप्टर वाइज के रूप में देख रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में भारत भूमि विस्तार और स्थिति का अध्ययन किया। 2 में पर्वत, पठार और मैदान को कवर किया। नंबर 3 में कवर किया है तटीय मैदान और द्वीप समूह को क्लियर किया। ठीक है, आज का चौथा पार्ट होने वाला है जो है अफवाह तंत्र का ड्रेनेज सिस्टम। वन लाइनर रूप में सभी प्रश्न दिया गया है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इस प्रकार से। आज का टॉपिक हम लोगों ने ये अध्ययन कर लिया पूरा, ये बड़ा पोर्शन पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट 3। आज का वीडियो पार्ट 4 बनने वाला है। ये तक नहीं देखें तो पार्ट 3 तक देख सकते हैं। इसमें सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ अन्य नदी के बारे में और उसके किनारे स्थित शहर के बारे में चर्चा किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो भी प्रश्न है देख रहे होंगे कि विभिन्न एग्जाम में पूछा गया। आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी एनटीपीसी, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ, सीएचएसएल एमटीएस, जेई में विभिन्न एग्जाम में पूछे गए वन लाइनर के रूप में दिया गया है। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है सिंधु नदी के बारे में। थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सिंधु नदी क्या है, कहाँ से निकलती है, तो इसकी बात किया जाए तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी से होता है। ठीक है, कैलाश श्रेणी से इसकी बात किया जाए तो इसकी कुल लंबाई कितना होती है, तो 2880 किलोमीटर। लेकिन भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। और बात करें तो निकलती कहाँ से है, तो आपको पता होगा कि ये नदी बोखर चू ग्लेशियर से निकलती है। बोखर चू ग्लेशियर से निकलती है और उसका स्थान का नाम है शेरमुख है। शेरमुख उसका स्थान का नाम है। इसकी विभिन्न बहुत सी सहायक नदी हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, फिर डिटेल चर्चा किया जाएगा। पहला प्रश्न है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है। तो सिंधु की सहायक नदी की बात करें, इसमें झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब, उसके बाद नुब्रा, श्योक, ये सभी सिंधु की सहायक है। और देखा जाए तो जास्कर नदी, और कह सकते हैं गिलगिट नदी, या फिर आप बोल सकते हैं गोमल नदी। एक है आपका काबुल नदी। ये सब सिंधु की सहायक नदी है। तो उसके अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यास। ठीक है, देखिए लिखा गया है, वह नदी जो भारत की हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिम में है। सबसे पश्चिम में जो नदी बहती है हिमालय का, वह है कौन सा, सिंधु नदी। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन सब बीपीएस से पूछा है। 1960 में सिंधु जल समझौता के तहत भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितने परसेंट क्षेत्रफल का उपयोग कर सकता है, मतलब जल के सिर्फ 20% क्षेत्र का उपयोग कर सकता है। जब ये सिंधु नदी से समझौता हुआ तब पश्चिम नदी में दिया गया था सिंधु को, चिनाब को और झेलम को। ठीक है, अब पूरब में बात किया जाए, उसका नाम था आरबीएस, रावी, ब्यास और सतलुज। ये 3 दे दिया गया था भारत के हिस्से पर। भारत इसका 80% करेगा और पाक इसका 20%। इसमें नियम था इसका 80% उपयोग पाक करेगा और 20% भारत करेगा। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि वह नदी प्रणाली जो एक सुदृढ़ प्रपात
बनाते हुए जम्मू कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो जो सिंधु नदी है भारत में प्रवेश करती है लद्दाख से। और लद्दाख सिर्फ एक ही राज्य है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सिंधु नदी का बहाव होता है। वहाँ पर एक जगह जिसका नाम है दमचौक। ये दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। एक बहुत ही सुंदर दृश्य बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है दमचौक नामक स्थान से सिंधु नदी। वो यहाँ बोला गया सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है, कहाँ होता है? होता है कहाँ पर? लद्दाख में होता है उसका संगम। अगले प्रश्न है, ये तो बता चुके हैं। अगला है झेलम, राबी, चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो उस नदी है किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदी है। पंच नदी में सम्मिलित नहीं है। पंच नदी में सम्मिलित नहीं है, उसका नाम है सिंधु नदी। पंच नदी में सम्मिलित नहीं है। पंच नदी में आता है झेलम, राबी, ब्यास, चिनाब, सतलज का नाम आता है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तो शुरू में बताएं, कैलाश श्रृंखला कैलाश श्रेणी के कौन सा झील? तो उसको झील ग्लेशियर है बोखर चू ग्लेशियर। और उसी के एक स्थान का नाम है शेर मुख है। वहीं से आगे बढ़ते हुए आ जाता है। दूधगंगा नदी स्थित है कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। किशनगंगा एक सहायक नदी है किसका? तो किशनगंगा सहायक है किसका? झेलम का। सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है? तो सोन नदी तो निकलती है अमरकंटक से। यहाँ पर आ गया क्वेश्चन किस तरह गलती कारण यह जगह अमरकंटक की पहाड़ी से सोन निकलती है। हिमालय की सभी श्रेणी को काटने वाली नदी कौन सी है? तो उसका नाम है कौन सी नदी? तो सतलज नदी उसका हो जाएगा नाम। और देखा जाए सतलज, तो सतलज नदी ये भारत में इसका उद्गम नहीं है। ये कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के पठार में एक झील है, इसका नाम है राकस ताल झील से ये निकलती है और भारत में आती है। पूछा जाता है क्वेश्चन किस दर्रे से सतलज नदी? तो उसका नाम है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो ये बता चुके हैं। सतलज का उद्गम भारत में नहीं है, ये नेपाल ये सॉरी तिब्बत से बहते हुए राकस ताल से आता है। उसी झील से निकलते हुए भारत में प्रवेश करता है। यांग किस दर्रा से? तो सिपकिला दर्रा से। ब्यास और सतलुज नदियों के मध्य फैला हुआ है। देखिए दोआब होता है दो नदियों के बीच क्या भूमि या स्थल से क्या कहते हैं? दोआब। तो ये बहुत ही उपजाऊ भूमि होता है। एक तरफ ब्यास हो गया और एक तरफ है सतलुज। तो ब्यास का ब्याह हो गया बिष्ट और सतलुज का ष्ट मतलब सत्य क्या हो गया? बिष्ट दोआब। वैसे एक होता है बारी दोआब। बारी की बात करें तो ब्यास और रावी नदी के दोआब को क्या बोलते हैं? बारी दो आब। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सहायक नदी समुद्र जल से 4000 मीटर ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो उसका नाम है कौन सा? ब्यास नदी। रोहतांग दर्रे की बात किया जाए तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस दिशा में स्थित है? तो जो सिंधु नदी है यहाँ से रेगिस्तान है, इसकी किस में है? पश्चिम दिशा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा। देखिए यहाँ से टॉपिक आ गया ब्रह्मपुत्र का। तो थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम बात करें तो ये मानसरोवर झील वही कैलाश श्रेणी मानसरोवर झील तिब्बत देश
जहाँ पर चेमांगडुंग ग्लेशियर, यहाँ पे जैसे लिखा भी गया है कौन-सा चेमांगडुंग ग्लेशियर शुरू होती है। इसकी लंबाई की लेंथ की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ पड़ जाती है और ये किस नाम से जानते हैं इसको तिब्बत में? तो वहाँ पे इसको सांगपो का नाम दिया गया है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 बहुत ही फेमस क्वेश्चन 2900 किलोमीटर यह तिब्बत के चेमांगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कहाँ से चेमांगडुंग ग्लेशियर। इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं, क्या कहते हैं तो सांगपो कहा जाता है। दिहांग इसको बोलते हैं कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। इससे वहाँ पर क्या बोलते हैं, दिहांग नदी। लेकिन जब ये प्रवेश करती है असम में तो इसको नाम मिलता है किसका, ब्रह्मपुत्रा का। वही बोला जा रहा है। उसकी सहायक नदी जैसे है सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता। जो नदी है किसकी सहायक नदी है, ये सभी जो सहायक दिख रहा है वो किसका है, ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। तो तीनों का नाम क्या है, तो एक हो गया ब्रह्मपुत्र भी बताएं, सतलुज बता चुके राजस्थान, और सिंधु। तीनों का उद्गम एक ही स्थान से होता है, वो है मानसरोवर झील। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी के निचले मार्ग में जमुना नदी के नाम से जानते हैं, तो जमुना कहते हैं किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को, बांग्लादेश में। वह नदी जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है, तो जो सबसे पूर्वी चिन्ह है वो कहाँ किस नदी से है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से पश्चिमी सॉरी पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और आज हो जाएगा कहाँ पर, असम। अपने प्रवाह के दौरान खालिस्तान नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और यह भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इसे कहते हैं कौन सा, ब्रह्मपुत्र। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा। सिंधु भी हो सकता है आंसर, सतलुज भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन जो रहेगा उसके अनुसार इसमें ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन क्या हो गया आंसर, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है, वही बताएं, मानसरोवर झील, चेमांगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, मानसरोवर झील और चेमांगडुंग ग्लेशियर। वह नदी जिसका उद्गम स्थान तिब्बत में है, तो वह है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। सदिया और धुरी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सदिया धुरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग स्थित है कौन सा, किस नदी पर, तो वहां पर है सदिया धुरी के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। वह नदी जो पहले गंगा की सहायक थी लेकिन वर्तमान में ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी बन गई है, उसका नाम कौन सा, तीस्ता नदी। तीस्ता पहले गंगा की सहायक थी लेकिन वर्तमान में बन गई किसका, ब्रह्मपुत्र की। हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण क्या है, हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण है, ये नदी का क्या करता है, अपहरण। नदी अपहरण करने का मतलब है कि विभिन्न नदियों को आपस में अपने में आप में मिला लेता है। वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, तो वह ब्रह्मपुत्र का और सिंधु का, एक पूरब की ओर चल जाता है और एक पश्चिम की ओर निकल जाता है। मयूर द्वीप स्थित है किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, उसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर के आसपास आ जाती है, 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है
तब इसे किस नाम से जानते हैं? दिहांग। उससे पहले इसको सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में इसे ब्रह्मपुत्रा का नाम मिलता है। खालिस्तान राज्य को मोलोसेस बेसिन के नाम से जाना जाता है, जो मृदु असंपीड़नीय निक्षेपों से बना हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। भारत की पूर्वी सीमा कौन बनाती है? तो वो है ब्रह्मपुत्रा नदी। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्रा की है। इसी पर बनाया गया है भूपेन हजारिका पुल, जो सबसे बड़ा सड़क पुल है, नदी सड़क पुल। सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश की नदी। गंगा ब्रह्मपुत्र कितना डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है? तो ये दोनों 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। नामचा बरवा में यू टर्न लेने वाले ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? जो नामचा पर्वत श्रेणी है, वहाँ के बगल से यांगियाब दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। नेक्स्ट, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश से प्रवेश करती है? तो वह कौन सा नदी असम के किस शहर में से? धुबरी शहर से। ठीक है, किस शहर से? तो धुबरी शहर से। कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों से बहती है? तो वह तीस्ता नदी दोनों से बहते हुए आगे बढ़ती है। खालिस्तान नदी की द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा, आवा किसकी सहायक नदी है? तो सभी दिबांग का सहायक नदी। किसका? दिबांग का। धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो धनसिरी की बात किया जाए तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो जाएगी धनसिरी। धनसिरी, सुबनसिरी इसे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। अगला टॉपिक है गंगा नदी। जानते हैं भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा। यदि भारत में देखा जाए तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है? तो गंगा का मिलन मुख्य रूप से दो से होता है। एक होता है संतोपंथ हिमानी, एक आता है संतोपंथ हिमानी से अलकनंदा। संतोपंथ हिमानी से अलकनंदा, और एक आता है गंगोत्री से, गंगोत्री हिमनद जिसको बोलते हैं ग्लेशियर। जाती है कौन सी नदी? भागीरथी। और दोनों आके कहाँ मिल गई? जैसे मान लिए दोनों मिल गई कहाँ पर? देव प्रयाग में। यहीं से बन जाती है कौन सी नदी? गंगा नदी का निर्माण कर लेता है। तो देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की नदी दुनिया की 10 विलुप्त प्राय नदियों में से एक, मतलब भारत की 10 नदी में कौन सा? दुनिया WWF के अनुसार तो उसमें एक आती कौन सी? गंगा। यमुना नदी सहायक नदी है किसका? यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? की है गंगा की सहायक नदी है यमुना। हिमालय नदी तंत्र की हिमालय नदी तंत्र की नदियां है कौन सा? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम जिसे हम जानते हैं इलाहाबाद में है, अब वो कौन तीन नदी का मिलन होता है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला बेसिन कौन सा है? सबसे अधिक आबादी का बेसिन वाला नदी है गंगा। यहाँ पर जिसके जो आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर अच्छा खासा घना क्षेत्र है, अच्छा आबादी देखने को मिलता है। वह नदी जो
गौमुख हिमनद ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के बाद अलकनंदा नदी से मिलने से पहले वह 194 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। उसका नाम क्या है? भागीरथी नदी। यही बताएं शुरू में ही कौन सा नदी था वो? भागीरथी। गंगा नदी को संकटापन्न नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जल जीवन में कमी हो रही है। हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो उसका नाम है कौन सा? गंगा नदी। ऐसे देखा जाए वो तो हो तो उसको हम कहेंगे भागीरथी कहेंगे और आगे जाके गंगा बनती है। लेकिन क्या सटीक हो सकता है? गंगा। गंगोत्री से निकलने वाली वह भारतीय नदी जो मुख्यतः मानवीय गतिविधियां और उद्योग से प्रदूषित हुई है, तो वो है गंगा। गंगा प्रदूषित हो चुकी है अब बहुत ज्यादा मात्रा में। देवप्रयाग इस उत्तराखंड में दो नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है। तो किसके किसके मिलने से बनती है गंगा? अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है, गंगा 2525। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य धारा क्या कहलाती है? उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणुओं द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण है उसमें सीवेज का पानी का जाना। इसलिए वहां पर कीड़े मकोड़े ज्यादा लग रहे हैं पानी में। भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। जो टोक नदी है वो गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। फरक्का के बाद जो गंगा नदी है उसको हम जानते हैं किस रूप में? पद्मा के रूप में। किस रूप में? पद्मा के रूप में। वह स्थान जहाँ भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है कौन सा? चंबल नदी। बेतवा नदी मिलती है किसमें? यमुना में। केन बेतवा चंबल ये सभी सहायक है किसकी? यमुना के। यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी। इसे पुराणों में कालिंदी नदी के नाम से चर्चा किया गया है। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वो है अलकनंदा। कौन सा है? तो अलकनंदा। गंगा नदी उदाहरण है किसका? पूर्ववर्ती अफवाह का, मतलब हिमालय से उत्पत्ति हुई है पूर्व अफवाह का। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं और सबसे अधिक रास्ता कौन बदलता है? कोसी नदी। गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो गोरखपुर की बात किया जाए तो गोरखपुर राप्ती नदी किनारे स्थित है। राप्ती। अगला प्रश्न है बोल रहा है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो है कौन सी? गोमती नदी। गंगा की सहायक नदी प्रवाह इसका प्रवाह उत्तर दिशा में है तो नीचे से बहते हुए आता है, अमरकंटक से ऐसे आता है ताकि सोन में मिल जाता है। गंगा मिल जाती है सोन में। फिर भागीरथी नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो भागीरथी का प्रमुख सहायक भिलंगना है। भिलंगना नदी। भिलंगना। भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख या गंगोत्री से होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर बनाती है। तो देवप्रयाग में किसके साथ मिलता है? तो गंगा के साथ ही मिल जाता है। हालिया स्थान नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलान हिमनद से होता है। उसका नाम है कौन सा? गौरी गंगा। मिलान से होता है। 8,60,000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्यों में फैली हुई है कौन सी नदी? तो गंगा नदी का जो बेसिन इतना में फैला हुआ है।
देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? तो ये अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिल जाती है। गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है। वो कौन सी नदी है? तो वह गंडक नदी। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह कहाँ जा खत्म होती है? ये होती है बांग्लादेश में जाके मिल जाता है। वहां पर उसका मुहाना मिलता है कहाँ? बांग्लादेश, मतलब बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा जाता है। किसके? गंगा नदी का बेसिन लगभग 10 राज्यों में बटा गया है। खालिस्तान स्थान गंगा नदी, मतलब बोल रहा है कि उत्तरी तट की सहायक नदी कौन सी है? तो गंडक है, जो बिहार से बहती हुई आती है, जहाँ गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जल पृथक करता है? तो यह अंबाला क्षेत्र। और पहाड़ी पूछे तो अरावली की पहाड़ी। घाघरा और सोन नदी की सहायक नदी है। तो घाघरा और सोन किसका? तो गंगा की सहायक नदी में आएगा। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो घाघरा। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो संतोपन थिवानी से। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर बहती थी। कौन सा महाजनपद था? तो वो था मगध महाजनपद से होकर के बहा करती थी। अगला नदी है अगला जो नदी है वो है गोदावरी। ठीक है। तो गोदावरी की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। ठीक है। इसे हम दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं, जो एनसीईआरटी में कहता है दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। चलिए, पहला प्रश्न है, कामिनी, हेमावती, अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो हो जाएगा कावेरी की। देखिए, अब यहाँ पर दो टॉपिक है, एक है गोदावरी और एक है कावेरी। तो कावेरी नदी की बात किया जाए तो इसका उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा डॉट है, बढ़िया से समझिएगा। दक्षिण गंगा बोले, हम बता रहे एनसीईआरटी का डाटा। दक्षिण गंगा बोले तो गोदावरी, और दक्षिण की गंगा बोले तो कावेरी। और कहीं कहीं देता है दक्षिण भारत की गंगा पूछे किन गंगा से है? दक्षिण भारत की गंगा बोले तो वो जगह कौन सा? कावेरी। सॉरी, दक्षिण भारत की गंगा या वो गोदावरी, क्योंकि गोदावरी की लेंथ ज्यादा है। गोदावरी की लेंथ ज्यादा है। कावेरी की लेंथ 800 किलोमीटर है, लगभग 800। और जो गोदावरी नदी है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये निकलता है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, जहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। और कावेरी जो नदी है वो निकलती है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है। अगला है प्रश्न, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है कौन सी नदी? आइए क्वेश्चन। महाराष्ट्र के नासिक जिला बोले मतलब कौन सा? त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है कौन सी? गोदावरी नदी निकलती है। मध्यकाल की वह नदी जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, जो बैतूल
मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। इसकी नदी की लंबाई तापी, या क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी। गोदावरी नदी अरब सागर से 80 किलोमीटर दूर 467 मीटर की ऊंचाई पर स्थित त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ से निकलता है गोदावरी नदी। वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसमें कावेरी नदी भी है, महानदी भी है, गोदावरी नदी भी है, लेकिन ऑप्शन में दिया होगा कावेरी, कावेरी आंसर हो जाएगा। वह नदी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बहती है, उसका नाम है कलपोंग नदी। कौन सा? कलपोंग नदी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी। इसलिए इसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा, गोदावरी। वह नदी जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, वो हो गया कौन सा? गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है नासिक, नांदेड़ महाराष्ट्र, निजामाबाद। ये सभी किसके किनारे है? गोदावरी के किनारे पड़ता है। अगले प्रश्न है, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नहीं बहती है, सॉरी, जिन राज्यों से होकर गोदावरी बहती है, मतलब गोदावरी का प्रवाह तंत्र को दिया गया क्वेश्चन में। महाराष्ट्र से बहती है, कर्नाटक में विस्तार है, उड़ीसा में है, और आंध्र प्रदेश में भी है। जाकर कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर लास्ट में गिर जाती है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है, और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसका है? तो वह गोदावरी नदी का ही है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बहुत सी नदी जैसे नाम बताए अभी, उसमें गोदावरी भी है जो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी की शाखा का नाम बताइए जो पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यनम अंततः क्षेत्र से बहती बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसका नाम है गौतमी, गौतमी नदी। प्राचीन काल में इस नदी को तमिल में पुनी और कर्नाटक तमिलनाडु राज्य होकर बहते हुए चौथी बड़ी नदी है, जिसका नाम है कौन सा? कावेरी, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी का, जिसका उद्गम कर्नाटक कोडागु नामक जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से देखने को मिलता है। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस राज्य में है? तो गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गोदावरी में महाराष्ट्र देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, किस नदी का बेसिन लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है? तो वो है गोदावरी का। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 में जल विवाद न्यायाधिकरण से कौन सी नदी जुड़ी हुई थी? तो उसका नाम है कौन सा नदी? कावेरी। पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता इसकी सहायक नदी है, तो वो है गोदावरी का। इसमें और देखा जाए तो पूर्णा वर्धा भी इसी का है, मंजीरा भी हो जाएगा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी सब किसका हो जाएगा? गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी नदी कौन सी है? तो वो है कावेरी। इसमें 12 मास जल रहता है,
इसीलिए जल विवाद को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य भिड़ गया था। ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? कावेरी का कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसकी होती है। कुछ नदी है उसका उद्गम स्थल है, देखते हैं क्या क्या है। जो बोल रहा है यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होगा? तो यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से। कृष्णा का महाबलेश्वर की पहाड़ी, गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर और महानदी का सिहावा पहाड़ी से होती है इसका उद्गम स्थल। आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में जब मिलेंगे पढ़ेंगे कृष्णा नदी के बारे में, महानदी के बारे में, नदी किनारे बसे शहर, कुछ कुछ और महत्वपूर्ण नदी के बारे में कुछ कुछ बातें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक बिल्कुल करें। एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है, तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।